नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रैम के बारे में कि रैम क्या है और कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कंप्यूटर की वो मेमोरी जो अलग अलग तरह का डाटा यूज़र या फिर CPU की डिमांड पर एक्सेस करवाती है। ये एक प्राइमरी मेमोरी है। दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी यूजुअली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो उन प्रोग्राम्स के ऊपर जो एग्जीक्यूशन में होते हैं। ये वोलेटाइल है नेचर में। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डाटा है वो परमानेंट कभी नहीं होगा। वो तब तक डाटा इसके अंदर रहेगा जब तक कि इसके पास पावर मिल रही है इसको। जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया वैसे ही वो सारा डाटा इरेज हो जाएगा, और जब आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे उसके अंदर एक फ्रेश डाटा लोड होगा। पुराना डाटा उसके अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा। ये मेमोरी रीडेबल भी है और राइटेबल भी है, और ये वे प्रोग्राम स्टोर करती है जो एग्जीक्यूशन में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फ़ोटो ओपन की तो पहले रैम के अंदर लोड होगी, फिर रैम प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगी जिससे आगे उसको देखा जा सकता है। ये एक रैम की फ़ोटो है जो मदरबोर्ड रैम है, ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो ब्लैक डॉट्स लगे हुए हैं वे आईसी हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, और जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है वो पॉलीमर है। बात करते हैं मटेरियल की। जो रैम होता है वो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे तत्व जिनके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, उनसे बनी होती है, जिसे फिक्स किया कर जाता है पॉलीमर मैट्रिक्स में। जो ग्रीन पार्ट आपने पीछे देखा वो पॉलीमर मैट्रिक्स है जिसकी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है यानी कि यूनिट होती है रैम के काम करने की, वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि एक ऐसी चिप जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे आईसीज को मिलाकर, बहुत मतलब लाखों की तादाद में मिलाकर एक बड़ा सर्किट बनाया गया हो, वो वीएलएसआई होता है। रैम दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम जिसे एस रैम भी कहते हैं, दूसरी डायनेमिक रैम है जो डी रैम है। तो स्टैटिक रैम की बात करें तो सिस्टम को पावर मिलने तक डाटा स्टोर करती है। इसमें डाटा एक बार लोड हो गया वो लोड ही रहता है, उसे बार बार रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ये डी रैम से काफ़ी फास्टर है। इसके अंदर एक्सेस टाइम लगभग 10 नैनो सेकंड होता है, जबकि डी रैम की बात करें तो वही 60 नैनो सेकंड के पास चला जाता है। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो ट्रांजिस्टर होती है, जिससे कई ट्रांजिस्टर्स से मिलकर फ्लिप फ्लॉप बनता है, और ट्रांजिस्टर्स बेसिकली लॉजिकल गेट से बनता है। फ्लिप फ्लॉप से फिर एक मेमोरी सेल बनती है जो एक भी डाटा स्टोर करेगी। अब क्योंकि कई ट्रांजिस्टर से मिलकर फ्लिप फ्लॉप बना है तो मेमोरी जो सेल बनी है उसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है फिजिकली, जिसकी वजह से ये डी रैम के मुकाबले बहुत ही कम डाटा स्टोर कर पाती है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कैश मेमोरी होगी जो कि सीपीयू के पास होती है, हाई स्पीड रजिस्टर्स और फ्रेम बफर जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर होते हैं। वहाँ पर जहाँ पर फास्ट स्पीड ज़रूरी होती है वहाँ पर स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डायनेमिक रैम की। डायनेमिक रैम के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैपेसिटर और दूसरा ट्रांजिस्टर। इन दोनों को मिलकर के एक मेमोरी यूनिट बनती है। लेकिन कैपेसिटर के साथ दिक्कत क्या है कि वो बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए अपना चार्ज होल्ड रख पाता है, जिसकी वजह से उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है फिक्स इंटरवल्स पे, जो कि एक सेकंड में सैकड़ों टाइम की स्पीड से होता रहता है। जब कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है, और कैपेसिटर खाली है इसका मतलब वैल्यू 0 है। इसी वजह से इसे डायनेमिक रैम कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और जो डी रैम है इसका जो एवरेज टाइम है एक्सेस का वो लगभग 60 नैनो सेकंड है,
जो कि स्टैटिक रैम जिसका 10 नैनो सेकेंड था उससे काफ़ी स्लो है। कैपेसिटर डाटा को होल्ड करता है इसके अंदर, और जो ट्रांजिस्टर है वो रीड राइट ऑपरेशन को देखता है। दोनों से मिलकर एक पेयर बन गया ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से, जिससे मिलकर एक मेमोरी सेल बन गई जो एक डाट बिट स्टोर करेगी। और क्योंकि ये सिर्फ दो से मिलकर बना है तो इसकी जो स्पेस फिजिकली लेगा ये वो बहुत कम लेगा, ये वेरी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से ये करोड़ों की तादाद में भी एक छोटी सी चिप के ऊपर आ सकता है, जिससे इसकी कैपेसिटी स्टैटिक रैम के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। और बात करें तो ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है स्टैटिक रैम से। स्टैटिक रैम महंगी होती है, डायनेमिक रैम सस्ती होती है। और इससे एग्जांपल्स की बात करें तो कॉमनली जो रैम यूज करते हैं हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर, जो फोटो दिखाई थी पीछे, वो एक मदरबोर्ड रैम ही है, डायनेमिक रैम का एग्जांपल है। और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रैम होती है वो भी डायनेमिक रैम ही होती है। अब डी रैम दो तरह की होती है, सिंक्रोनस डी रैम और एसिंक्रोनस डी रैम। एसिंक्रोनस डी रैम की अगर बात करें तो इसके अंदर जो सीपीयू और रैम होती है वे अलग अलग क्लॉक के ऊपर काम करते हैं। क्लॉक बेसिकली एक वेव है, जो हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी चलती है अप और डाउन की जो वेव चलती है, वही एज ए क्लॉक भी काम करती है। क्योंकि सीपीयू और रैम अलग अलग क्लॉक पे ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो सीपीयू को एग्जैक्टली ये पता नहीं होता कि किस टाइम जाके वो रीड करे डी रैम के अंदर, जिसमें कैपेसिटर एक्चुअल वैल्यू को होल्ड कर रहा हो, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाती है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सिंक्रोनस रैम डी रैम आई, जिसे सिंगल डेटा रेट एसडीआर भी कहते थे। तो इसने क्या किया कि जो सीपीयू और रैम के ऊपर जो क्लॉक लगेगी वो सेम चलेगी, जिससे सीपीयू को डाटा रीड करने में आसानी होती थी, लेकिन ये भी काफ़ी स्लो थी। इसको ड्रॉबैक को दूर करने के लिए डी डी आर एच डी रैम आई, यानी डबल डाटा रेट। इसके अंदर क्या किया, जो सिंक्रोनस डी रैम था फंक्शनैलिटी वही थी, लेकिन जहां पर सिंगल डाटा रेट के अंदर सिर्फ जब वेव हाई जाएगी तब रीड कर रहा था, लेकिन डीडीआर के अंदर जब वेव हाई थी तब भी रीड किया और वेव लो थी तब भी रीड किया, यानी एक पर साइकिल दो बिट्स को रीड किया, जिससे इसकी स्पीड डबल हो गई। अब डीडीआर रैम चार तरह की है। DDR1 एच डी रैम, जिसके अंदर पर साइकिल चार बिट्स, यानी कि दो बिट तब जब हाई हो, दो बिट तब जब लो हो, उसके ऊपर यानी पर साइकिल चार बिट रीड करेगा ये। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 133 से 200 मेगाहर्ट्ज थी। इसका क्या मतलब है अब, इसका मतलब ये है कि 1000 मेगाहर्ट्ज से मिलकर, हजार हर्ट्ज से मिलकर एक मेगाहर्ट्ज बनता है, यानी कि 200 मेगाहर्ट्ज में 2 लाख हर्ट्ज होंगे। ये एक फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड के अंदर। अब उसी एक सेकंड के अंदर चार बिट फैच की जा रही हैं, एक साइकिल के अंदर, सॉरी, एक हर्ट्ज के अंदर। तो जो टोटल फैच करेगा ये, वो 2 लाख गुना चार, यानी कि 8 लाख बिट्स फैच करेगा एक सेकंड के अंदर। अब वोल्टेज जो इसकी है वो 2.5 वोल्ट पे ऑपरेट करता था ये। फिर उसके बाद DDR2 एच डी रैम आई, जिसमें जो पुराने DDR1 की कैपेसिटी का डबल हो गया, यानी 4 बिट्स फैच किए, और जो कैपेसिटी वोल्टेज थी इसकी ऑपरेटिंग वो 1.8 वोल्ट पे रिड्यूस कर दी गई। DDR3 में सेम पिछले वाले का डबल बिट रेट कर दिया गया, जिससे उसकी कैपेसिटी डबल हो गई और ऑपरेटिंग वोल्टेज कम कर दी। DDR4 के अंदर बिट फैच करने की कैपेसिटी सेम रही, उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज को कम कर दिया गया। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं उनके अंदर या तो DDR3 रैम होती है या फिर DDR4 रैम होती है, लगभग सिमिलर ही होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो कैपेसिटी है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की, तो उसे जानने के लिए टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर ओपन करेंगे, परफॉर्मेंस टैब में जाएंगे, वहां से CPU की टैब खोलेंगे।
अब नीचे आप देख सकते हैं कि सीपीयू के साथ 3 कैश मेमोरी अटैच हैं, L1, L2 और L3, जिनकी कैपेसिटी 384 KB, 1.5 MB और 12 MB है, जो कि काफ़ी कम है। और वही हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी 16 GB है, जो कि 2400 मेगाहर्ट्ज के ऊपर फंक्शन कर रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।